प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अभिव्यक्तियों माध्यम का दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है जन संचार की विशेषताएं। तो जन संचार जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, पाठकों के व्यापक वर्ग को, बहुत बड़े वर्ग को किसी माध्यम से, यांत्रिक माध्यम से सूचनाओं का संचरण करना, सूचना देना ही जनसंचार है। तो इसकी विशेषता को हम देखते हैं। पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। जनसंचार की जो पहली विशेषता है कि इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। इसके पाठक और दर्शकों का दायरा बहुत बड़ा होता है। दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि गरीब वर्ग भी, शहरी भी और ग्रामीण भी, पुरुष, स्त्री, युवा, वृद्ध सभी इसके दर्शक या पाठक होते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता यह है, केवल पॉइंट वाइज में बता दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल करने पर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों का जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, वो सार्वजनिक होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है जनसंचार में कि वो सरल और स्पष्ट हो। अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार, जैसा कि हमने संचार के प्रकार बताया था पहले वीडियो में, अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। समूह संचार में उसी समूह को सूचना देता है। अंतर्वैयक्तिक संचार में एक से अधिक व्यक्तियों के को हम सूचना का संचरण करते हैं। इन दोनों की तुलना में जनसंचार बहुत व्यापक होता है, सबके लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता, सूचना देने वाला और सूचना लेने वाला, स्रोत और रिसीवर, प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। सूचना के जो संचरण करने वाला होता है और जो रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता होता है, इन दोनों के बीच में सीधा संपर्क नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि संचार माध्यम में द्वारपाल किसे कहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इसी में है, इसको ध्यान से नोट कर लो। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जन संचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। यह ही नियंत्रित और निर्धारित करता है कितनी छपना है, क्या छपना है न्यूज़पेपर में, या क्या दिखाना है, नहीं दिखाना है। सारी चीज़ों को ये द्वारपाल ही फाइनलाइज करते हैं। इसके बाद इसकी कमी भी हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी इसकी कमी यह है जनसंचार की कि जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। समूह संचार में, अंतर्वैयक्तिक संचार में फीडबैक तुरंत मिल जाता है, परंतु जनसंचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संचार के कार्य। संचार के कौन कौन से कार्य हैं। तो संचार, अगर अपने दोस्तों से किताब मांगते हो, पेन मांगते हो, तो यह भी एक संचार का कार्य है। लोगों से आपसी लेन देन करना संचार का यह भी एक कार्य है। दूसरा है नियंत्रण करना, भी संचार का एक कार्य है। इसका एग्जाम्पल कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को किस तरह से नियंत्रित करता है।
तो यह नियंत्रण करने का भी कार्य करता है, सूचना देने का भी कार्य करता है। कुछ जानना हो या कुछ बताना हो, दोनों परिस्थितियों में संचार अपना कार्य करता है। अभिव्यक्ति के संबंध में भी संचार का कार्य है। कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति संचार के द्वारा ही करता है। सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में भी संचार के कार्य होते हैं। समूह को एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए या संपर्क को विस्तार देने के लिए संचार उस क्षेत्र में भी कार्य करता है। अपनी समस्याओं या चिंताओं को दूर करने में भी नेक्स्ट पॉइंट है, समस्या और चिंता को दूर करने के लिए भी संचार अपना कार्य करता है। संचार की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने में भी संचार अपना कार्य करता है। हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं तुम मूर्ख हो, तुम विद्वान हो, अच्छे हो, बुरे हो, इस तरह की प्रतिक्रिया देने में भी संचार कार्य करता है। इसके साथ साथ और भी कार्य है, जैसे एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर के रूप में, जज के रूप में जो भूमिका का संचरण होता है, आपसी विचारों का आदान प्रदान होता है, इस क्षेत्र में भी संचार अपना कार्य करता है। संचार का ये भी कार्य होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जन संचार के कार्य। अभी तक संचार से बहुत बृहद रूप है जन संचार, इसका दायरा बहुत व्यापक होता है। तो जन संचार का सबसे जो पहला कार्य है वो सूचना देना। इसके माध्यम से दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त भी की जाती है और सूचनाएं दी भी जाती है। दूसरा पॉइंट जनसंचार के कार्य का है शिक्षित करना। सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाने का कार्य करता है जनसंचार। जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता जनता को शिक्षित करना भी है। नई नई पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लाती है उसके विषय में बताना, ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को बताना, एक बृहद अपने पाठक के दायरे में देश दुनिया के हाल से परिचित कराना इत्यादि कार्य है, जिसके माध्यम से जनसंचार शिक्षित करने का भी कार्य करता है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है मनोरंजन करने का भी कार्य करता है। जैसा कि हम देखते हैं टीवी, सिनेमा, रेडियो, संगीत, टेप, वीडियो, ये जो मनोरंजन के साधन है, ये भी वास्तव में देखा जाए तो जनसंचार ही है यह, और यह जनसंचार का कार्य के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंडा तय करना। समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाना, उसे व्यापक कवरेज देना। तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों को चर्चा के विषय बन जाते हैं। कोई भी समाचार चैनल, समाचार या समाचार पत्र किसी मुद्दे को बार बार उठाए, उसकी विशेषताओं को बताए, तो जनता में वह मुद्दा लोकप्रिय हो जाता है। तो एजेंडा तय करने का भी कार्य करता है। निगरानी करने का भी कार्य करता है। जनसंचार माध्यम का एक और प्रमुख कार्य यह भी है कि वो सरकारी संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी भी रखता है। किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, कोई गड़बड़ी की जा रही है, तो लोगों को उस गड़बड़ी के जिम्मेदार अधिकारी को सामने लाकर उसका पर्दाफाश करने का कार्य भी जनसंचार करता है। विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंचार के कार्य में विभिन्न विचारों अभिव्यक्तियों को मंच पर उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आजकल यह हमेशा से ही देखने को मिलता है न्यूज़ चैनलों पर
डिबेट होते रहते हैं अक्सर किसी भी मुद्दे पर। कई भिन्न भिन्न विचारधारा के लोगों को, विद्वानों को बुलाया जाता है और उस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया और विचार रखते हैं। तो विचार विमर्श करने का मंच भी देता है, यह भी जनसंचार का एक कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। भारत में जनसंचार माध्यमों का अगर विकास की हम बात करते हैं तो भले ही आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद है उसकी प्रेरणा हमें पश्चिमी देशों से मिली है। पश्चिमी देशों से हम मान सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए और प्राचीन काल में इन माध्यमों को, नई तकनीकी माध्यमों को अगर छोड़ दिया जाए तो देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो अपनी वीणा को बजा बजा करके देवलोक की खबर पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक की खबर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक की खबर अन्य लोकों में पहुंचाने का वो कार्य करते थे। तो सबसे प्रथम अगर जनसंचारक या समाचार वाचक कहा जाए तो महर्षि नारद थे। महाभारत काल का एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो महाभारत काल में भी संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने दे दिया था, जो महाभारत की पूरी घटना जहाँ युद्ध हो रहा था वो लाइव देख रहे थे और धृतराष्ट्र और गांधारी को बता रहे थे। तो हमारे यहाँ प्राचीन काल का इतिहास है, यह कोई नया नहीं है। इस तरह से समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। नेक्स्ट पॉइंट है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम होता है समाचार पत्र और पत्रिका। सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी कौन सी है, तो प्रिंट मीडिया है, जिसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती है। आरंभ में केवल प्रिंट माध्यम के जरिए खबरों का आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। अगर प्रारंभिक काल देखें आज़ादी से पूर्व, तो जितने स्वतंत्रता सेनानियों को सूचना मिलती थी वो समाचार पत्र या पत्रिका के माध्यम से ही देते थे, अपने विचारों को बताते थे, क्रांतिकारी भी। इसके 3 पहलू हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना। दूसरा, उसे संपादित कर छपने लायक बनाना। और तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छपकर पाठक तक पहुंचाना। ये 3 पहलू पर कार्य करती है। फिर इम्पॉर्टेंट अभी हम टॉपिक बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दुनिया में अखबारी पत्रिका का अस्तित्व में आए लगभग 400 साल हो गए हैं। लगभग 400 साल पहले संसार में अखबारी पत्रिका, समाचार पत्र अस्तित्व में आए थे। लेकिन भारत में कब आया, ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में। तो भारत में इसकी शुरुआत, समाचार पत्र की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट से हुई। तो सबसे पहले भारत में समाचार पत्र की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट नाम से शुरू किया था। ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। जिसका प्रकाशन कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता नाम से जाना जाता है, वहाँ से प्रकाशित हुआ था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र वीकली, जो सप्ताह में 1 दिन आता है, उसका नाम है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। यह भी कलकत्ता से ही इसका प्रकाशन हुआ था
और यह प्रारंभ हुआ था सन 1826 में और इसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल, जिन्होंने इस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में, आज़ादी के पहले के अगर प्रमुख पत्रकारों की बात करें, यह भी इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से उस समय के पत्रकार थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू विष्णुराव पराड़कर, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त, ये लोग प्रमुख थे जो आज़ादी से पूर्व पत्रकारिता का कार्य करते थे। महत्वपूर्ण, उस समय के आज़ादी से पूर्व के महत्वपूर्ण अखबार कौन कौन से थे, समाचार पत्र कौन कौन से थे, उसको भी ध्यान से सुन लें, इम्पॉर्टेंट है, ये आता रहता है। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं थी। इसके बाद आज़ादी के बाद के हिंदी समाचार पत्रों को भी हम ध्यान से देने योग्य हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आज़ादी के बाद समाचार पत्र कौन कौन से थे। तो आज़ादी के बाद के प्रमुख समाचार पत्रों में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक आदि। तो ये सब प्रमुख बातें थी जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट में बताया जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद अगला पॉइंट है रेडियो। रेडियो की बात की जाए तो सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिक इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनि और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का में कामयाबी हासिल की थी। शुरुआती रेडियो स्टेशन 1892 में अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। भारत में भी लगभग इसी समय रेडियो की शुरुआत हुई। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, जो आज तक चलती आ रही है। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकाल करके प्रसार भारती नाम से स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया था। दूर दराज के गांवों में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते थे, वहाँ के लिए रेडियो एकमात्र मनोरंजन का साधन था, ज्ञानवर्धन का साधन था, सूचना और समाचार से अवगत होने का एकमात्र साधन था। तो संक्षेप में रेडियो हो गया। इसके बाद है टेलीविज़न। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हर घरों में टेलीविज़न आज मौजूद है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ साथ ही टेलीविज़न का प्रयोग शुरू हो गए थे। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया था। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। लेकिन भारत में कब इसकी शुरुआत हुई, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है, तो ध्यान से इसे सुने स्टूडेंट और नोट करें। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षणिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से
1965 में स्वतंत्रता दिवस से अर्थात 15 अगस्त 1965 में भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। अक्टूबर 1993 में जी टीवी स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार के क्षेत्र में भी जी न्यूज़, स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए और 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ आ गई। तो ये संक्षेप में रहा टेलीविज़न के विषय में। आगे चैप्टर में हम और डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद है सिनेमा। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। ये पहली फिल्म इम्पॉर्टेंट है। विश्व की पहली फिल्म 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है इस शीर्षक के तहत, टेलीविज़न के तहत, इसे निश्चित रूप से नोट कर लें, अक्सर आता रहता है। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। भारत में जो पहली फिल्म बनी 1913 में बनी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। यह मूक फिल्म थी, केवल चित्र दिखाई देता था, आवाज़ नहीं आता था उसमें, जिसको दादा साहब फाल्के ने बनाया था। और ठीक लास्ट के डिजिट को चेंज कर दो तो 1931 में पहली बोलती फिल्म ऑडियो के साथ, आवाज़ के साथ पहली फिल्म बनी, जिसका नाम है आलम आरा। ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है इससे। बाद में बहुत से निर्माता निर्देशक बने, जिसमें सत्यजीत राय का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पाथेर पंचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी। इसके बाद आते हैं इंटरनेट। इंटरनेट आज पूरे विश्व का सबसे सशक्त जन संचार माध्यम हो गया है। टेलीविज़न, सिनेमा सबको पीछे छोड़ दिया है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाले अखबार हो, पत्रिका हो, पुस्तक हो, जो भी देखना हो, किसी देश की आर्थिक स्थिति हो, वहाँ के व्यवसाय, जनसंख्या, किसी भी तरह के अगर क्वेश्चन है तो आज इंटरनेट के माध्यम से तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो इसके विषय में बहुत अधिक हम आगे अगले चैप्टर में बताएंगे। इंटरनेट के विषय में सबको पता है, इसलिए बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है लिपि से मुद्रण तक का सफ़र। लिपि से मुद्रण तक का सफ़र। लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी क्रांति थी। जब ध्वनियों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक या दूसरे को देने के लिए देने में असमर्थता जब का अनुभव हुआ, वहाँ लिपि का आविष्कार हुआ। उसी ध्वनियों को लिपि के रूप में परिवर्तित करने का कार्य, सिंबल बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास के पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति को अन्य माध्यमों में प्रयोग किए। चित्रलिपि या पिक्टोग्राफी सबसे पहले शुरू हुई। चित्र के माध्यम से जो बताना था, जो सूचना देनी थी, वो एक चित्र के माध्यम से, जिसमें देख करके स्पष्ट हो जाए क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। उस पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ऑडियोग्राफी का रूप ले लिया। ऑडियोग्राफी के बाद लिपियों के विकास के अगले चरण और महत्वपूर्ण थे और एक लोगोग्राफी का विकास हुआ, जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतंत्र चिन्ह था। हर शब्द के लिए एक चिन्ह था। परंतु लिपि और मुद्रण
मुद्रण का जब प्रारंभ हुआ, कागज़ का आविष्कार हुआ, तब यह लिपि, मुद्रण और प्रिंटिंग तीनों मिल करके ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाए। कागज़ के आविष्कार का श्रेय, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कागज़ के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी विद्यार्थी नोट कर लेंगे। कागज़ के आविष्कार का श्रेय चीन के साई लुंग को दिया जाता है, जिसने ईस्वी 108 ईस्वी में 105 में जिसने सन 105 में वृक्षों की कूटी हुई छाल, सन, पुराने कपड़े और मछली पकड़ने के पुराने जालों का उपयोग से कागज़ बनाया। फिर से एक बार ध्यान से सुन लें। ईस्वी सन 105 में वृक्षों की कूटी हुई छाल, सन, पुराने कपड़े और मछली पकड़ने के पुराने जालों के उपयोग से कागज़ का निर्माण शुरू हुआ। 7वीं सदी के आरंभ में यह कला जापान पहुंची और बौद्ध भिक्षुओं ने मलबरी वृक्ष की छाल से कागज़ बनाना आरंभ किया। इसी देश में अर्थात जापान में ही सन 770 में सांचों से मुद्रण आरंभ हुआ। सांचा बनाया जाता था, कोई मुद्रण करना होता था तो जिस तरह से स्टाम्प आज है, स्टाम्प से हम लगा देते हैं, तो उसी तरह से बड़े बड़े सांचे बनाए गए जिससे मुद्रण का कार्य करना होता था। एक पेज का एक सांचा, जितनी प्रति छापनी होती थी उस सांचे को उस पर पेपर पर लगा दिया जाता था। इसके बाद क्रांति तब आई जब चल टाइपिंग, ऑटो टाइप प्रिंटिंग शुरू हुई। चल टाइप के आविष्कार ने मुद्रण को नया रूप दे दिया। इसका श्रेय, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे विद्यार्थी, जर्मनी के गुटेनबर्ग को दिया जाता है। सन 1400 से 1468 के बीच चल टाइप का आविष्कार किया। जर्मनी का गुटेनबर्ग ने सन 1400 से 1468 के बीच चल टाइप का आविष्कार किया। उसकी 428 पंक्तियों की बाइबल, गुटेनबर्ग बाइबल को कई विद्वान दुनिया की पहली छपी हुई पुस्तक मानते हैं। बहुत से विद्वान दुनिया की पहली छपी हुई पुस्तक गुटेनबर्ग की बाइबल, गुटेनबर्ग की बाइबल को जो 428 पंक्तियों की, पेज नहीं पंक्ति, लाइन, 428 लाइन ही उसमें बस लिखे हुए थे, वैसे यह दावा दूसरी पुस्तकों के लिए भी किया जाता है। संभवतः सन 1300 के आसपास छपी एक कोरियाई धार्मिक पुस्तक अब तक उपलब्ध पुस्तकों में सबसे पुरानी है। 1300 के आसपास छपी एक धार्मिक कोरियाई पुस्तक अब तक उपलब्ध है, जो छपी हुई जो सबसे पुरानी पुस्तक है। तो इस प्रकार इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, उसे दूर किया जाएगा।